शहर में पढ़ी लिखी पल्लवी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आगे नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जाने बिना ही उसकी शादी गांव के जमींदार के घर तय कर दी। पल्लवी के सास ससुर पुरानी परंपरा को मानने वाले होते हैं और वो पर्दा प्रथा को बहुत महत्व देते थे। शादी के अगले दिन पल्लवी सुबह नहाकर पूजा पाठ करके अपनी सास का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में जाती है, लेकिन आशा ये देखकर चौंक जाती है और चिल्लाते हुए पल्लवी से कहती है, बहू ये क्या पहना है तुमने? जाकर कपड़े बदल कर आ। माँ जी इसमें क्या बुराई है, जीन्स टॉप तो नॉर्मल है। नॉर्मल? ये छोटे छोटे कपड़े तुम्हें नॉर्मल लगते हैं? अब जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल लो। पल्लवी बुरा सा मुंह बनाकर कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है। आशा घर की साफ सफाई करने लग जाती है। पल्लवी कुर्ता और प्लाजो पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है कि तभी उसका ससुर रामदीन आता है, लेकिन बहू को इन कपड़ों में देख वापस आंख मूंद कर बाहर की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या पहनकर घूम रही है तुम्हारी बहू? अभी तो जीन्स के लिए मना किया था, अब क्या पहन लिया इसने? देखो ना, उसने घूंघट नहीं किया है और पूरा मुंह दिख रहा है। उसका तो पता नहीं, मुझे तो शर्म आ गई, इसलिए मैं बाहर आ गया। अभी बताती हूँ इसे। गुस्से से तिलमिलाती हुई आशा अंदर जाती है और पल्लवी पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही बहू, तुझे समझ में क्यों नहीं आता? इससे तो अच्छा होता मैं गांव की किसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देती, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने बिना सोचे समझे तुझे चुना। अब क्या हुआ माँ जी? इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुमने घूंघट क्यों नहीं किया? मुझसे घूंघट नहीं होगा माँ जी। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाती है। भूल मत ये तेरा ससुराल है, और ध्यान रहे आज के बाद इस घर में बिना घूंघट के ना रहो। इतना कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पल्लवी वहीं खड़े खड़े चुपचाप आंसू बहाती रहती है। अगले दिन सवेरे आशा पल्लवी को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू जल्दी आओ, कहाँ रह गई? पल्लवी लंबा सा घूंघट लिए कमरे में आती है और कहती है, जी माँ जी। अरे वाह, आज लग रही है तू हमारे घर की बहू। चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो। आज मेरा छोटा बेटा निखिल बड़े महीनों बाद अपने घर वापस आ रहा है। पल्लवी की शादी के वक्त निखिल शहर में पढ़ाई कर रहा था, जिसके चलते वो उनकी शादी में नहीं आ पाया था, पर आज वो अपनी इकलौती भाभी को देखने के लिए बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी भाभी लंबा घूंघट लिए खड़ी होती है। अरे मेरी प्यारी भाभी, इतना लंबा घूंघट? मैं तुम्हारा इकलौता देवर हूँ, अब मुझसे क्या शर्माना? आज के जमाने में भी भला कोई घूंघट डालता है? अरे बेटा, घूंघट में हर्ज ही क्या है? पर्दा प्रथा तो बहुत पुरानी परंपरा है। जब तक मैं इस घर की बहू थी तब तक मैंने इस परंपरा को निभाया, और अब इसकी बारी है। माँ, आपके ये पुराने रीति रिवाज मेरी समझ से तो परे हैं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी भाभी का इकलौता देवर हूँ और उनका चेहरा देखने का मुझे पूरा हक है। पर देवर जी, मेरा चेहरा देखने के लिए आपको भी तो मुझे नेक देना होगा। या शौ भाभी। पल्लवी को अपने देवर के साथ इस तरह घुलते मिलते देख आशा को जलन होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अब अगर तुम लोगों का हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो रसोई में जाकर खाना बना लो बहू। इसके बाद पल्लवी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी आशा वहां आ जाती है और पल्लवी से कहती है, देख बहू, तेरा इस तरह गैर मर्द के साथ ज्यादा बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही माँ जी, आप मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हैं? देख बहू, हमारे घर की परंपरा है कि हमारे घर की बहू किसी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, फिर चाहे वो तेरा देवर ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु इन दिनों भी निखिल अपनी भाभी का चेहरा नहीं देख पाता। फिर कुछ दिनों के बाद निखिल की नौकरी बेंगलुरु शहर की एक बड़ी कंपनी में लग जाती है और जाते हुए वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी अब तो मैं जा रहा हूँ, कम से कम अब तो आप मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए। शहर में मेरे दोस्त पूछेंगे कि तेरी भाभी कैसी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अभी तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा। भाभी, तुम्हारे इस घूंघट से तो मैं परेशान हो चुका हूँ, क्या तुम्हें इसमें घुटन नहीं होती? होती है देवर जी, बहुत घुटन होती है। गर्मी में घर के काम काज करने में भी बहुत दिक्कत होती है, पर क्या करूं, माँ जी का कहा भी तो नहीं टाल सकती। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं अपना घूंघट ना उठाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भाभी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो आपको लड़ना ही होगा। नहीं देवर जी, मैं नहीं लड़ सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। और तभी वहाँ आशा आ जाती है और निखिल से कहती है, अरे बेटा, तू अभी तक गया नहीं, यहीं खड़ा है, चल जल्दी कर, तेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, अगर देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ माँ, बस निकल ही रहा हूँ। सोचा जाने से पहले एक बार भाभी का चेहरा देख लूं, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, चाहे कुछ भी हो जाए भाभी अपना घूंघट नहीं हटाएंगी। फिर उदास मन से वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया और निखिल को अपने ही दफ्तर में काम करने वाली स्वाति नाम की लड़की से प्यार हो गया। एक दिन स्वाति और निखिल रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी स्वाति निखिल से पूछती है, अरे निखिल, तुमने मुझे कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? क्या करोगी उनके बारे में जानकर? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी हैं।
अच्छा, तुम्हारी भाभी भी है? कैसी है तुम्हारी भाभी? उनकी कोई फोटो तो दिखाओ। स्वाति के कहने पर निखिल स्वाति को अपनी भाभी की फोटो दिखाता है, लेकिन पल्लवी की सभी फोटो घूंघट में ही होती है। ये देखकर स्वाति को बड़ा अजीब सा लगता है और वो हंसते हुए निखिल से कहती है, निखिल, घूंघट वाली भाभी है क्या तुम्हारी? सभी फोटो में तो उन्होंने घूंघट किया है। अरे कोई ऐसी फोटो दिखाओ जिसमें उनका चेहरा नजर आए। मैंने तो खुद भी अपनी भाभी का चेहरा आज तक नहीं देखा, तो तुम्हें कैसे दिखाऊं? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में क्या बताऊं स्वाति। मेरा परिवार बहुत ही पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला परिवार है। फिर निखिल स्वाति को अपने घर की सारी बात बताता है। उसके घर के और भाभी के बारे में जानकर स्वाति बहुत ही हैरान होती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन निखिल स्वाति को अपने परिवार से मिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। फिर जब वो अपनी भाभी को अपने सामने देखता है तो भाभी से कहता है, अरे भाभी, अब तो मुझे अपना चेहरा दिखा दो। मुझे ना सही, कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड को ही अपना चेहरा दिखा दो। हाँ भाभी, निखिल बिल्कुल सही कह रहा है। इसे ना सही, कम से कम मुझे तो अपना चेहरा दिखाई दो। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, आप अंदर चलिए मेरे साथ कमरे में। मैं देवर जी के सामने अपना घूंघट नहीं उठा सकती। लेकिन यहाँ कैसी शर्म भाभी? आखिर निखिल भी तो आपका देवर ही है और देवर और भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे के समान ही होता है ना। स्वाति पल्लवी को घूंघट हटाने के लिए कही रही होती है कि तभी वहाँ पर आशा आ जाती है और अपनी परंपरा का गुणगान करने लगती है। लेकिन अपनी माँ की पुरानी और रूढ़िवादी सोच सुनकर निखिल से और बर्दाश्त नहीं होता और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ। बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी रूढ़िवादी सोच देखते हुए आ रहा हूँ। आपकी इस पुरानी सोच की वजह से बेचारी भाभी खुद कर जी रही है, पर आपको इन सबसे क्या फर्क पड़ता है माँ? आपको तो अपनी रूढ़िवादी परंपरा प्यारी है ना। अब मैं समझ चुका हूँ, अगर स्वाति भी इस घर की बहू बनेगी तो आप उसके साथ भी वही करोगी जो भाभी के साथ कर रही हो। मैं घूंघट वाली भाभी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन घूंघट वाली बीवी नहीं। इसलिए मैं अब आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर स्वाति के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर से जा रहा हूँ। निखिल की बातें सुनकर आशा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर निखिल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और स्वाति को लेकर हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला जाता है और शहर में ही रहकर अपनी पत्नी स्वाति के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है।